स्वागत है एक बार फिर से आपका। और एग्जिट पोल्स जो कर्नाटक के आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बढ़त मिलती हुई दिख रही। तमाम पोल्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे बीजेपी जो है, जो इस समय सत्ताधारी दल है, वो पिछड़ रहा है और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में 13 तारीख को कन्वर्ट हो गए तो। और जेडीएस पूरी तरीके से मार्जिनलाइज होती हुई दिख रही है और ये एक तरीके से बाईपोलर चुनाव वहां पे होते हुए दिख रहे हैं। बातचीत हम लोग इसी को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अच्छा था, क्या बुरा था, किसके पक्ष में क्या था, नहीं था। इसी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। हर्षवर्धन, आपकी ब्रेक से पहले बात थोड़ी रह गई थी, उसको कंटिन्यू करें, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। नीरज जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा था ब्रेक के कि अगर मुझे कोई चीज नहीं पता है, जानकारी नहीं है, तो मैं उसको टीवी पर, इसमें जरा से भी शर्म मुझे नहीं लगती है कि मैं उस जानकारी को न लूं। और अभी जब ब्रेक पे गए आप, तो मैंने इसका आइन का अर्थ समझा। गूगल पर आइन का हिंदी अर्थ बता रहा है रस्म, प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा, व्यवहार। फारसी में भी यही लगभग अर्थ बता रहा है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा शायद मतदाता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जो सेकुलर कम्युनल की बहस है, उर्दू फारसी के शब्द बेवजह बोलना, उसका सही मतलब तक न निकलना, यही है वो सेकुलर कम्युनल की बहस। मैंने अभी पहले भी कहा था कि आवाज अड्डा के दर्शक आज सेकुलर कम्युनल का अंतर जान जाएंगे। ये ऐतिहासिक है, इसको सेव करके रखिएगा नीरज जी, ये डिबेट ऐतिहासिक होने जा रही। आइन का मतलब ऐसे होता है जिस कानून के तहत देश चलता है। आप दोनों लोगों के लिए स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन इस विवाद में हम नहीं फंसेंगे, नहीं तो फिर ये आइन पे ही चर्चा नहीं, मैंने कहा ना, नियम कानून ये सब उसमें शामिल है, परंपरा, रस, इसमें नहीं आता। जब अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो नागराजन जी, ये जो पूरी एग्जैक्ट पोल निकल के आ रहे हैं, एग्जिट पोल, इसमें एक चीज ऐसा लग रहा है कि वहां के मतदाता ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही वहां पे या उससे लोग नाखुश हैं तो फिर आप नैरेटिव्स बना के नहीं जीत सकते। अगर इस एग्जिट पोल को मैं ठीक मान लूं, यही मान लूं कि ऐसे ही नतीजे आ रहे हैं, तो एग्री? हाँ जी, वो एक अच्छा चीज भी है कि मतदाता, यदि सरकार ठीक से नहीं चल रही तो आखिरी 1 महीने 1 हफ्ते में 10 दिन में वो दिल्ली से लोग आके यहाँ तो प्रचार करके फिर इसको बचा लेंगे, तो कितना सही है। ये अंडर करंट जनता बेवकूफ नहीं है। ये आप काम नहीं कर रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट है, वो अपना जो काम को गिनाने के बजाय आप दिल्ली में से जो किया गया काम को गिनाते रहेंगे। इन लोगों को तो एक बार बाहर करना ही है। तो जनता तो हमेशा मैं मानता हूँ, न केवल यहाँ, हर राज्य में बहुत बुद्धिमान है। वो लोग सही निर्णय ही करते हैं। लाख कहें वो पैसा के लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं, वो पैसा भी लेंगे, लेकिन वो किसको, बाई इलेक्शन में ये नहीं होता है। बाई इलेक्शन पूरा पैसा, अभी तमिलनाडु में एक बाई इलेक्शन हुआ, 50 करोड़, वो कांग्रेस का उम्मीदवार था वहां, उनको जिताने के लिए 50 करोड़ खर्च किया गया एक बाई इलेक्शन में। लेकिन जनरल इलेक्शन में जनता तो सही निर्णय करते हैं। ओके, हम पत्रकार या विश्लेषक या सेफोलॉजिस्ट जो भी कहिए, वो लोग जो उस अंडरकरंट को समझने में अपना भूल होता, वो हो जाता है। जी ग्रोवर साहब, क्या इन चुनावों के परिणाम जो भी निकले, इस एग्जिट पोल के हिसाब से निकले या कुछ और निकले, पता नहीं, इसका मैसेज 2024 के लिए भी है? जी बिल्कुल नीरज, मैं वही बात यहाँ पर ऐड करना चाहता था। नागराजन जी ने जैसे कहा कि जनता समझदार है और जनता जो सबक सिखाती है, शायद उस सबक को पार्टियों को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए भविष्य के लिए, और नॉट की गेट एंग्री। अभी जो मैं आंकड़े देख रहा था ब्रेक के बीच में, तो जो 5 बजे का जो था डेटा, उसको अपडेट करके 68.2% कर दिया गया है और फाइनल फिगर अभी तक नहीं आया है। लेकिन सबसे खास बात जो मेरे को डेटा में दिखी और जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता था कि 36 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ पे कि 80% से ज्यादा पोलिंग क्रॉस हो गई है, जिनमें से 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 90% के आसपास पोलिंग हुई है। तो ये जो एक साइलेंट वोटर जो होता
जी, शायद ऑडियो में दिक्कत आ रही है। ग्रोवर साहब दोबारा आऊंगा आपके पास, ऑडियो में दिक्कत है। हर्षवर्धन, ये सवाल आपसे भी, इसके जो इंटरफेरेंस है वो 2024 के लिए मैटर करेंगे। और ये सवाल जो मैंने राजनाथ जी से पूछा था कि सरकारें अगर काम नहीं करेंगी ना तो फिर केवल नैरेटिव से नहीं जीत पाएंगे आप। अभी जनता बहुत समझदार हो गई। अलग चुनाव है, उसका जो नतीजा अलग होगा। नीरज जी, इसमें एक चीज और जोड़िए। और हाँ। हर्षवर्धन कंप्लीट करिए। ये आपने नागराजन जी से पूछा? नहीं, आपसे पूछा मैंने। अच्छा। हाँ। मैं इसमें एक बात बहुत गंभीरता से देख रहा हूं और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी हर बार जाएंगे और खींचकर पहुंचाएंगे तो कितना खींचकर पहुंचाएंगे। ये सच है कि कई जगहों पर, जैसे उत्तराखंड में पूरी तरह से नरेंद्र मोदी गए और खींच के लेके चले गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके पास योगी जैसा एक नेता भी था, तो वहां वो काम आ जाता है। जब आपके पास राज्य में वैसा नेता नहीं होगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी 90 के भी आसपास रहती है, 90-100 के आसपास रहती है, तो ये उसकी बड़ी सफलता होगी कि इतने जोखिम के बाद वो जीती है। अब उस जोखिम को 90-100 वाली सीटें जो जीती हुई है, उसके आधार पर रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, जो एकदम नए लोगों को टिकट दिया। और एक बात समझना पड़ेगा कि एक सीमा से ज्यादा बाहर के आए हुए लोग किसी भी पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में सरकारें बना देते हो। अपनी बात कंप्लीट कर ली, अगर आपके पास मेरी आवाज आ रही तो। जी नीरज, जो बात मैं उस समय कहना चाह रहा था, ऑडियो कट हो गया था, वो यही है कि दक्षिण में जो हिंदी इम्पोजिशन को लेके जो सेंटिमेंट पिछले 2-3 साल में बना है, उसका खामियाजा कुछ हद तक इस चुनाव में बीजेपी को देखना को मिल रहा है। और जो बात अभी हर्षवर्धन ने कही कि बाहर का नेता आकर के किस हद तक परिस्थिति सुधार सकता है, वो शायद इस बार बीजेपी को एहसास होगा कि लोकल लीडरशिप को जिस तरह से साइडलाइन किया गया था, जिस तरह से मार्जिनाइज किया गया था, वो शायद उसके हित में नहीं होगा। और अगर 2024 के लिए उनको पूरी तैयारी करनी है कि कर्नाटक से फिर उनको सांसद चुन के आने हैं, तो शायद एक रीथिंक या रीलुक जो है बीजेपी को इस चुनाव के बाद करना पड़ेगा कि ओवर डिपेंडेंस ऑन नरेंद्र मोदी इज नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि उसको एक नॉर्थ इंडियन इम्पोजिशन की तरह देखा जाता है। गुजरात की बात अलग है, उत्तराखंड की अलग है कि वहाँ पे हिंदी भाषी राज्य है। ये दक्षिण भारत के राज्यों में शायद उतनी एक्सेप्टेंस नहीं होगी जितनी कि उन राज्यों में होती है। जी, तो इन बहुत छोटा सवाल आपसे भी यही वाला है मेरा कि क्या ओवर डिपेंडेंसी और लोकल लीडरशिप की जिस तरीके से है कि दिल्ली से मोदी जी आएंगे और मैं तो कह रहा हूँ 90 सीट हो सकता है मोदी जी ने दिलवाई हो, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन ही ना हो, ये विचारणीय विषय है आपके लिए कि नहीं? देखिए, लोकल लीडरशिप तो हम चाहते हैं कि हर राज्य में डेवलप हो, और यही कारण है कि योगी जी, हिमांता जी और देवेंद्र जी जैसे नेता जो है आज उभर कर सामने आए हैं। अब कुछ राज्यों में वो किसी वजह से संभव नहीं हो पाया है, लेकिन मोदी जी जो है, देखिए मोदी जी एक सोच है। जब लोग उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो एक आस्था जो है उनके वर्क एथिक्स के प्रति जो है लोगों में कायम होती है, और वही हमारा प्रयास रहता है हर राज्य में देने का। तो निश्चित तौर पर मोदी जी जब तक राजनीति में सक्रिय हैं, अगले 10 साल तक जो है वो हमारे लिए एक प्राइम कैंपेनर रहेंगे, और हमारे लिए बड़ा गर्व का बात है कि वो जो है, जिसको कहते हैं आप खेल में कि लीडिंग बाय एग्जांपल, वो कर पाते हैं, और बिना थकान का जो है 6-6, 7-7 रैलीज कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां वो कर पाते थे। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जी, सुरेंद्र जी 30 सेकंड में सर बात कंप्लीट करिए, शो अप रैप करना मुझे। सुरेंद्र जी, हमारा तो एक ही कहना है नीरज भाई, कहते हैं ना, करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। बहुत स्पष्ट रूप से है कि मोदी वर्सेस मुद्दा आगे आने वाले समय में चुनाव होगा, और पूरी तरीके से यही चुनाव का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब कुछ नहीं चलने वाला। और रही बात जो आइन की आपने बात बताई, देश का मत होता है, मैंने मतदाता शायद हो सकता है भूलवश के, देश का मत यानी देश का कानून। तो ये हर्षवर्धन जी को एक चीज और मैं बता दूं, खाली चलते समय समाप्ति। हर्षवर्धन जी सुरेंद्र जी समय समाप्ति है, भाजपा वाले सदन में नहीं भेजेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी। सुरेंद्र जी डोंट गेट पर्सनल,
पर्सनल मत होइए और समय एकदम नहीं है। आइन का मतलब नहीं, अरे नहीं, सुनो ना हर्षवर्धन जी से हमने जो बात कही बहुत पर्सनल नहीं कही। नहीं हम ठीक है, बहुत आप साफ प्रोफेशनल कहते भी हैं, कर नहीं, मुसलमान सुनो अब ना, नहीं करेंगे। समय एकदम खत्म हो गया है। आइन का मतलब लोगों का मत नहीं होता है, आइन का मतलब विधि होता है। छोड़िए, अभी इस पर बहस मत करिए आप। एक नजर डालते हैं दोबारा से किस तरीके के एग्जिट पोल निकल के आए हैं। तो जो आपके सामने है, इसमें एक्सिस माई इंडिया 62 से 80 बीजेपी, 122 से 140 कांग्रेस को सीटें दे रही, जेडीएस 20 से 25 है केवल। टुडेस चाणक्य में बीजेपी को 92 और कांग्रेस को 120। सी वोटर 83 से 95 बीजेपी, 100 से 112 कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। जन की बात भी 94 से 117 बीजेपी के पक्ष में, 91 से 106 कांग्रेस के पक्ष में है। पोल स्ट्रैट में भी इसी तरीके का आंकड़ा है जो कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। जी मेट्राइज में 103 118 कांग्रेस और पी मार्क 94 से 108 कांग्रेस, बीजेपी 85 से 100, सीएनएक्स में 80 से 90 बीजेपी और 100 से 110 120 बीजेपी कांग्रेस के हैं। सीजीएस में 114 बीजेपी, 86 कांग्रेस और ईटीजी में 106 से 120 कांग्रेस। तो लगभग सारे आप कह सकते हैं एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। और अगर यही नतीजे आते हैं जिस तरीके के एग्जिट पोल हैं, तो बिना किसी सपोर्ट के कांग्रेस एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल या परिणाम के लिए हमें 13 मई का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।